हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम एसएससी सीएचएसएल लास्ट ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। टाइटल में आपने देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी बेस्ड रहेगी एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश पर। यानी कि आज की क्लास के अंदर जो इंग्लिश के आपके शिफ्ट वाइज पेपर के अंदर सेक्शंस के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस दिखे थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है। पर्सनली आप मुझे अपने डाउट्स या फिर किसी भी गाइडेंस के लिए इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, ये मेरा नाम है, और वहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी के अंदर आप मेरे सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे सवालों को फटाफट से हम खत्म करेंगे इस क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सेंटेंस के आइडिया को समझना होता है कि भाई ये कह क्या रहा है। अगर हम यही नहीं समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, तो हम आखिरकार उन रूल्स को, उन ग्रामर के रूल्स को कैसे यहाँ पर इम्प्लीकेट करेंगे। तो पहले आपसे स्टेटमेंट बोल रहा है, ये राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। सवाल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई राहुल अच्छा गाता है, बहुत स्वीट गाता है जब वो अच्छे मूड में होता है। अब हम आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर आएंगे। देखो, आपको दिया गया है राहुल सिंग्स वेरी स्वीट। स्वीट क्या है इस सेंटेंस के अंदर? आपका एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर आपको इससे निकाल कर पूछूं कि भैया आपको इस सेंटेंस के अंदर राहुल के गाने की विशेषता के बारे में बता रहा है, तो स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। और जब हम कभी भी एडजेक्टिव की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो आपका अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, यानी कि उससे एसोसिएटेड नजर आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको वर्ब दी जाए, तो उसको आपका मॉडिफाई करेगा आपका एडवर्ब। यानी कि आप ये मान लीजिएगा इस स्वीट की जगह पर आपका स्वीटली होना चाहिए था। बस ज़्यादा ग्रामर का ज्ञान लेना भी खतर होता है। तो ये आपको याद रखना है, जब हम सिंगिंग की स्वीटनेस को दिखाना चाह रहे हैं तो वेरी स्वीटली होना चाहिए था। तो ये एक चीज़ थी, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होता जिसके अंदर आपको एरर डिटेक्ट करना था? ए विकल्प होता। आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भई ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इस ब्लैंक के अंदर जो सबसे एप्रोप्रिएट आपका वर्ड है उसको फिल कर दीजिए। माय ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर एंड ही बॉट 3 एकर्स ऑफ लैंड। मतलब मेरे जो दादाजी थे भई वो किसान थे और वो क्या करते थे अपने 3 एकड़ ज़मीन के ऊपर। अब देखो, अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये दिए गए विकल्पों के मायने पता होने चाहिए। अगर मायने पता होते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पहला वर्ड दिया गया है कल्टीवेटेड। भी देखो, कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटेड का मतलब होता है कि आप अपनी ज़मीन पर कुछ ना कुछ उगाने के लिए अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हो। तो यानी कि ये सेंस आपका बिल्कुल सही बैठेगा इस ब्लैंक के अंदर। तो भाई मेरे जो दादाजी थे, वो आपके फार्मर थे, किसान थे, तो वो ज़मीन को कल्टीवेट ही कर रहे होंगे। यानी कि उसको उपजाऊ बनाने के लिए 3 एकड़ जो ज़मीन थी उसको यही कर रहे होंगे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए सबसे सटीक बैठता। ठीक है? हम एडवांस की बात करें, एडवांस का मतलब क्या होता है? जब हम मूव फॉरवर्ड की बात करते हैं कि चलिए चलो भी आगे चलो, आगे बढ़ो, ठीक है? ग्रोन की बात करते हैं तो ये आपका, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी प्लेस के अंदर कोई भी चीज़ एक्जिस्टिंग है, आप उसको ग्रो करा रहे हो, ठीक है? तो उसको हम ग्रोन बोल देते हैं। आपका कल्चर्ड क्या होता है? कल्चर्ड होता है किसी को हम वेल एजुकेटेड कहते हैं, या फिर किसी के पास एक अच्छी नॉलेज होती है किसी भी आर्ट की, किसी भी म्यूज़िक की, तो उस सेंस में आपका कल्चर्ड आता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका कल्टिवेटेड सबसे सटीक बैठता। अगले क्वेश्चन पर आएँगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है इडियम, यानी कि मुहावरे आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं भई। तो आपसे जो मुहावरा पूछ रहे हैं ये है आपका लूज़ योर टच। क्या होता है भई? आप अगर अपना टच लूज़ कर रहे हैं, आई मीन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार यू आर लूजिंग योर टच, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यार आप पहले जितने अच्छे हुआ करते थे ना, जितने सक्सेसफुल हुआ करते थे, जितनी आपकी चर्चाएँ हुआ करती थी, अब वो नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग एज़ सक्सेसफुल एज़ यू वर प्रीवियसली। तो यहाँ पर आपका लूज़ योर टच का करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। बहुत ही ईज़ी था, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी, आसान था ये। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रामटिकल एरर को आप यहाँ पर डिटेक्ट कर दीजिए। आपको एक सेंटेंस दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा, कभी भी एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, आपके फेलियर्स हो, आपको सेंटेंस के आइडिया को समझना है। तो आपका स्टेटमेंट कहता है शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। यानी कि उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, जिससे मतलब उसके अपोलोजाइज करने से पहले ही। क्या बनेगा भाई? इसके अंदर हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना कि कोई 2 एक्शन हो रहे हैं और वो दोनों के दोनों पास्ट में हैं, तो वहाँ पर हमें ये भी एम्फसाइज़ करना होता है कि आपका कौन से पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है।
तो यहाँ पर हमें दिया गया सी हैड रिज़ाइन। आपको पता है कि अपने साथ आपका रिज़ाइन्ड यहाँ पर फॉर्म लेकर आएगा, यानी कि आपका रिज़ाइन की जगह पर रिज़ाइन्ड होना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए ही करेक्ट हो जाता। थर्ड फॉर्म लेता है ये आपका अपने साथ, आसान है, याद रखिएगा। अगला सवाल है भाई आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है आपको? बैफलमेंट का। तो सिनोनिम तो यार हम तभी बता पाएँगे ना जब हमें बैफलमेंट का अर्थ पता होगा। बैफलमेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी चीज़ को समझने या फिर समझने में पूरी तरह से अगर आप असफल हो जाओ, ऐसी कंडीशन में हो, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं आपका बैफलमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि इसका सिनोनिम यानी कि इसका सबसे बढ़िया आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो ये रहेगा आपका कन्फ्यूजन। भाई कन्फ्यूजन के अंदर भी तो आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। किसी चीज़ को क्लैरिटी से आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो। तो यहाँ पर सिनोनिम आपका इसका ए बन जाता। प्लेज़र के बारे में सभी को पता होगा, इसको हम आनंद भी बोलते हैं, सभी लेते होंगे आप लोग। क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी होती है किसी चीज़ की आपके सामने स्पष्टता, ठीक है? और क्लीनलीनेस की बात करें तो ये आपकी स्वच्छता होती है। देखो मेरे से राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं आती है बट आई थिंक आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो ये यहाँ पर था सिनोनिम का आपका आपने सवाल देखा, बैफलमेंट का कन्फ्यूजन रहा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है, किसका? प्रेज़ का। देखिए प्रेज़ तो एकदम आसान सा शब्द है ना, जब आप यू नो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने किसी को एडमायर किया है, कोई बहुत बढ़िया है, आप उसको प्रेज़ कर रहे हो, है ना? आप उसकी वाह-वाही कर रहे हो। अब इसका एंटोनिम यानी कि इसका उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा बताने के लिए आपको सबसे बढ़िया शब्द क्या दिखेगा यहाँ पर? कंडेम करना किसी को, किसी की निंदा कर देना, यहाँ पर मैं निंदा लिख देता हूँ। तो प्रेज़ और कंडेम एक दूसरे के यहाँ पर आपके एंटोनिम हो जाएँगे। सेलिब्रेट के बारे में सभी को पता होगा कि आप अपना कोई स्पेशल डे या फिर कोई इवेंट अगर मनाते हैं, उसको आप सेलिब्रेट करते हैं। हेल का मतलब होता है जब आप किसी को प्रोक्लेम करते हैं, है ना? किसी को, किसी चीज़ को कि वो बहुत स्पेशल है और आपका बहुत बढ़िया है, तो आप हेल करते हैं उसको। सिक्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कोई डाउट ही नहीं है आपको, है ना? किसी चीज़ को अंदर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, वरी ही नहीं हो, तो आपका सिक्योर होता है। तो एंटोनिम पूछा था, तो आपका यहाँ पर कंडेम इसका एंटोनिम बनता। अगले सवाल पर आइए, ये आपसे पूछ रहा है कि एक आपको यहाँ पर अंडरलाइन्ड शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि क्या ये आपका यहाँ पर ठीक है या फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी से। इसमें भी हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना होगा। वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द 3 ऑफ अस। बिटवीन द 3 ऑफ अस बोल रहा है। यार ये बच्चों वाला आपका एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है, जब आपको पता होता है कि आपके किसी भी ग्रुप में अगर कोई 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो? आप वहाँ पर यूज़ करते हो अमंग। है ना? ये ईज़ी था। तो अगर आप 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हो, जबकि बिटवीन की बात करें तो वो आपके 2 लोगों के बीच में अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो आपका बिटवीन। ये आसान था, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भई ईडीएम बताना है आपको, मुहावरा बताना है और मुहावरा आपको यहाँ पर दिया गया है एट वन्स एल्बो। एट वन्स एल्बो का मतलब होता है कि जब आप किसी के करीब होते हैं, है ना? मतलब ऐसे मान लीजिए कि मेरा कोई असिस्टेंट है, वो हमेशा मेरे करीब रहता है मेरे साथ रहता है, ही इज़ नेक्स्ट टू मी या फिर नेक्स्ट टू समवन, तो इसको आप बोल दोगे एट वन्स एल्बो। तो ये आसान था, इसको याद रखिएगा भाई। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर सिनोनिम यानी कि आपको बताना है पर्यायवाची, किसका? कन्फ्रंट का। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया ये कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट का मतलब ये होता है कि आप किसी को किसी के सामने खड़े हो जाएँ, है ना? मतलब किसी को कन्फ्रंट करें, उसके सामना करें, तो वो आपका कन्फ्रंट होता है। अब मुझे सिनोनिम पूछा है यानी कि पर्यायवाची पूछा है, तो सबसे बढ़िया पर्यायवाची आपका क्या बनेगा? आपका चैलेंज यानी कि आपकी चुनौती। ये दोनों एक-दूसरे के क्या होते हैं आपके? सिनोनिम होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है एक मिंगल। मिंगल होता है आपका किसी भी मतलब व्यक्तियों में घुल-मिल जाना या फिर किसी चीज़ में घुल-मिल जाना, वो आपका मिंगल होता है। कंसील का अर्थ होता है अगर आप किसी से छिपाते हैं, छिपाना बोल सकते हैं आप यहाँ पर, कंसील हो जाएगा। स्कीम क्या होता है भई आपकी कोई योजना होती है, आप इसको योजना बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सिनोनिम आपका कन्फ्रंट का बनेगा चैलेंज। आगे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रामेटिकल एरर बता दीजिए और स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड फुल आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। मतलब स्टेटमेंट का अर्थ निकाल लिया होगा कि भाई पूरे दिन के अंदर मस्ती मजाक करने के बाद जो बच्चे हैं वो अपने आप को आराम की स्थिति में सोता हुआ पाते हैं। अब यहाँ पर आपसे दिया गया है स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। अब इसी के अंदर आपको चीजें ढूंढनी है।
कि भई देमसेल्व्स की जब हम बातें करते हैं तो वो क्या है? वो अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सुना होगा, अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर आपने इनकरेक्ट यूजेस लिया है। आप ये बोल सकते हैं कि स्लेप्ट पीसफुली आप बोल दीजिए, आपको यहाँ पर देमसेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये सुपरफ्लुअस बना देता है सेंटेंस को। तो स्लेप्ट आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मतलब देमसेल्फ यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए था। करेक्ट क्या होता? आफ्टर अ लॉन्ग एंड अ फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। अब खुद से थोड़ी ना कोई सोता है ऐसे करके, मतलब आपने बटन दबाया आप सो जाओगे। तो ये बनता भई आपका यहाँ पर। अगला आपसे पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बड़े दिमाग खराब करता है। अभी पहला आपको दिया गया है यहाँ पर लक्ज़ूरियस। अब आप सोचोगे कि यार ये तो शब्द तो बड़ा बढ़िया से लग रहा है। लक्ज़ूरियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको आरामदेह होती है या फिर महँगी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? महँगी बोल सकता हूँ। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर मेरे ख़्याल से गड़बड़ है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, आपका लक्स आता है, उसके बाद यूआरआई आता है और फिर आपके बाद ओयूएस लग जाता है। तो यहाँ पर वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आई होना चाहिए था। इन्होंने हमसे इनकरेक्ट वाला ही पूछा था, तो ए विकल्प ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। इनोसेंट के बारे में आपने सुना होगा, मतलब जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, मतलब निर्दोष बोल दीजिए आप इसको, ठीक है? जेलस का मतलब क्या होता है? आप ऐसे मान लीजिएगा ज़ीलस का। इसका अर्थ होता है, मतलब आप उसको उत्साह से पूर्ण मान सकते हो, उत्साही बोल दीजिए इसको, है ना? बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी पड़ी है जिसके अंदर, उसको आप ज़ीलस बोलते हैं। उसके बाद आपका जुडिशियल, जुडिशियल क्या होता है भई? आप ये मान लीजिएगा कि किसी भी चीज़ को कानूनी निर्णय से संबंधित पाना, है ना? कोई अगर आपकी लॉ से एसोसिएटेड है, कानूनी चीज़ से एसोसिएटेड है, वो आपकी जुडिशियल होती है। तो इनकरेक्टली हमारा लक्ज़ूरियस होता है और हमने इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी यहाँ पर देख ली। अगला ये आपसे पूछ रहे हैं कि भई ये जो यहाँ पर आपको बोल्ड शब्द दिया गया है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो गीता इज़ डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज़ शी इज़ इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब। मतलब गीता को क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है कि भई वो, मतलब उसको कोई हायर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उस जॉब को लेकर एक्सपीरियंस नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड है वो उसके अंदर। तो जो कोई भी व्यक्ति किसी भी जॉब के अंदर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको बोला जाता है नोवाइस। नोवाइस आप इसको हिंदी में बोलते हैं आप अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति बोल सकते हैं आप इसको, और यही बोल रहा था आपसे कि इस वाले अंडरलाइन पार्ट का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना था, तो यहाँ पर आपका नोवाइस बनता। प्रोफ़ेशनल को आप जानते हो, ये आपके बड़ी सावधानी के साथ अगर कोई करते हैं, मतलब बहुत ही निपुणता से अगर किसी चीज़ को करते हैं। एक्सपर्ट होते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विशेषज्ञ। एस का मतलब होता है जो व्यक्ति, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कुशल हो, ठीक है? तो उसको हम एस बोल देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बनता। अगला भई ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये आप पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जम्बल्ड फॉर्म में आप इनको मीनिंगफुल सेंटेंस के अरेंजमेंट के हिसाब से इन 4 विकल्प हमें बताइए कि आपका करेक्ट उत्तर क्या रहेगा। अब इज़ क्रेडिटेड विद सेइंग डू नॉट ड्राई योर फीट इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे सवालों के अंदर ना आप ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। इस तीर चारों के चारों विकल्पों को देखते हुए मुझे पता है कि मेरा इनिशियल तो यहीं से बनेगा, डी से बनेगा, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये देख के थोड़ी देर के लिए आप इन दोनों ऑप्शन को नज़रअंदाज कर सकते थे। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ क्रेडिटेड विद सेइंग, यानी कि वो आपको कुछ कहावत के लिए उनको क्रेडिट किया जाता है। इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द sands ऑफ टाइम, डू नॉट ड्राई योर फीट। आई थिंक ये बहुत ही क्लियर सा था। तो क्या यहाँ पर बन गया? ये आपका पहला था, यानी कि डी हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी और फिर बी। तो डी, ए, सी, बी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है भाई? अच्छा सवाल था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है आपको आर्गुमेंट। क्या कह रहे हो कि सर लग तो रहा है, मतलब आर्गुमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक, लेकिन नहीं। आर्गुमेंट की अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो ये आपका इसमें ई नहीं आता है, ठीक है? करेक्ट आपका बनेगा ARGUMENT। आर्गुमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है वो सभी को पता होगा। यहाँ पर आप एंग्री डिस्कशन करते हैं, ठीक है? गुस्से में होते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस आपको पता है कि आपने एक ऑडियंस के सामने कुछ अपना एक्ट परफॉर्म करा हो।
वैल्यूएबल मतलब कोई चीज़ आपके लिए कितनी वर्थफुल है, वेरी यूज़फुल है। सेक्रेटरी, ये भी स्पेलिंग आपकी ठीक है, ये आपका कोई ऑफ़िशियल व्यक्ति होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी चीज़ों को, आपके ब्यौरों को, आपके डॉक्यूमेंट्स की या फिर राइटिंग या लेटर्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सारी की सारी आपकी जो स्पेलिंग थी वो ठीक थी, बस आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पर ठीक करना था। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस ब्लैंक के अंदर बता दीजिए कि क्या आएगा, और देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। द राइटर डिक्लेयर्स दैट व्हाट चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। मतलब क्या चीज़ आएगी? तो द राइटर डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है? ऑब्वियसली कि रॉबिंग चिल्ड्रन मतलब किसी भी चिल्ड्रन को, बच्चे को साथ लूट-पाट करना। तो ये देखो आपका यहाँ पर करेक्ट बनता। रॉबिंग यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म आपका यहाँ पर रोल अदा करेगा। तो रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड क्रिमिनल एक्ट है, तो ए विकल्प आपका यहाँ पर सेंस देगा। अगला आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम शब्द किसका बताना है आपको? डेट्रीमेंटल का। डेट्रीमेंटल इसका आप ऐसे मान लीजिएगा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इससे मतलब किसी को हार्म हो सकता है, हार्मफुल बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो मुझे इसका एंटोनिम बताना है। अगर मैंने डेट्रीमेंटल को आपको हार्मफुल कहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? हार्मलेस हो जाएगा कि भई ये किसी को नुकसान ही नहीं देती है। बेसलेस का मतलब पता ही होगा आपको कि जब आप किसी भी चीज़ का सर पैर ही नहीं है, यानी कि कोई फैक्ट ही नहीं है उसमें, वो बेसलेस होती है। सेंसलेस क्या होता है? जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं होता है या फिर कोई पर्पज़ ही नहीं होता है, वो आपका सेंसलेस होता है। मीनिंगलेस आपका उसके अंदर कोई सेंस का रीज़न ही नहीं है ना? विदाउट मीनिंग है कोई चीज़। तो डेट्रीमेंटल का एंटोनिम आपका हार्मलेस बनेगा, क्योंकि डेट्रीमेंटल का खुद का अर्थ होता है आपका हार्मफुल। आगे आइए। अगला है भई, आपको इसका इडियम का मतलब बताना है, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है जब आप किसी एक्सप्लोजन से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है? आपने सुना होगा, जैसे कि द आर्मी यूज्ड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस टू ब्लो अप एनिमी टारगेट्स। मतलब सुना होगा आपने। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है? आप किसी एक्सप्लोजन से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगला आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है आपको? डॉर्फ का। डॉर्फ का अर्थ क्या होता है? डॉर्फ होता है आपका कोई भी पर्सन या व्यक्ति जो कि छोटे साइज़ का होता है। इसको हम बौना बोल देते हैं हिंदी में, है ना? एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम के लिए सबसे सटीक वर्ड रहेगा आपके पास यहाँ पर जायंट। जायंट का मतलब होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज होता है, ठीक है? एक्सट्रीमली बहुत बड़ा जायंट है। मेज़रेबल का अर्थ क्या होता है? जिसको आप मेज़र कर पाओ, माप सको, ठीक है? किसी चीज़ को माप सको। मीडियम क्या होता है? ये आपका देखो एक माध्यम होता है। अब माध्यम किसी चीज़ का भी हो सकता है। वेरी स्मॉल चीज़ इज़ टाइनी। आगे बढ़ते हैं भई। यहाँ पर पहला ये दिया है आपका ट्रिकल्ड, ठीक है? तो स्मॉल ड्रॉप ट्रिकल डाउन द राइड। तो ट्रिकल्ड की क्या स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ट्रिकल्ड की यही स्पेलिंग होती है। याद रखिएगा, ट्रिकल का मतलब वही होता है कि आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर जाना हो, टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली, बार-बार जाना। तो ये स्पेलिंग ठीक थी ट्रिकल की। इसके बाद आपका बोल्ड में दिया गया है इन्होंने टैसल्स। टैसल्स का अर्थ आप में से मान लीजिएगा कि कोई भी ग्रुप, है ना? मतलब जो कि शॉर्ट थ्रेड्स का ग्रुप, छोटी-छोटी आपकी वहाँ पर थ्रेड्स नज़र आ रही हैं, और वो डेकोरेशन, जैसे आपने हैट देखी, है ना? हैट, ये हैट है। हैट में वो डोरियाँ लटकी हुई हैं, उनको आपका टैसल्स कह देते हैं। ऑफ कैनोपीज़, कैनोपीज़ क्या होता है? पहले तो कैनोपीज़ की स्पेलिंग यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेती है। कैनोपीज़ की स्पेलिंग होती है आपका कैन लगा दीजिएगा, इस कैन में एक और एन लगा दीजिएगा और ओपीज़ कर दीजिएगा, ठीक है? तो कैनोपीज़ यहाँ पर आपका करेक्ट बनता, तो ये आपका स्पेलिंग हमसे गलत पूछा था, तो एक ही स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे ये पूछ रहे हैं कि भई ये आपका एक पूरा का पूरा इन्होंने पैसेज दे रखा है, और इस पूरे पैसेज के अंदर आपको अपने ब्लैंकों को फिल करना है। तो चलिए इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज़ थिंकिंग what thoughts at the same time, what actually is happening is that thoughts are what in such quick what so as to seem simultaneous. देखो, इसमें हम ऑप्शन की तरफ भी अपनी निगाहें कर सकते हैं कि व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज थिंकिंग होमोजेनस थॉट्स, चैलेंजिंग थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स, यूनिफॉर्म थॉट्स, ठीक है, हमें एक आइडिया लग गया।
तो मल्टीपल थॉट्स को मेरे ख्याल से हम ले सकते हैं कि सेम टाइम पर मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चल रही हों। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, एक बार आगे भी देखते हैं। व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग इज़ दैट व्हाट डज़ टू योर थॉट्स। तो यहाँ पर अगर बोलूँ, आपका एक शब्द देखो यहाँ पर दे रखा है माइरेड, इसका अर्थ जान लीजिए पहले। जो ये माइरेड आपको दिया गया है, इसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ जो कि बड़े नंबर में है, किसी चीज़ के बहुत बड़े नंबर में है। तो हैपनिंग इज़ दैट व्हाट थॉट्स, यानी कि माइरेड थॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में आपके दिमाग में आ रही हैं, इज़ अल्टरनेटिंग आर अल्टरनेटिंग। तो आपका यही हो जाएगा, सी विकल्प इसका करेक्ट होता। अल्टरनेटिंग का भी आपको देखो अर्थ पता ही है ना? और इस सच क्विक सक्सेशन मतलब बार-बार आ रही होती हैं। तो सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अगला भई आपका देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो कॉम्पिटिशन इज़ अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर व्हाट इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर क्वालिटीज़, मतलब देखो ये पूरा पढ़ना होता है। उससे आपको ना आइडिया लग जाता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। कि competition is a necessary prospect for individuals with particular qualities, but only those who can their minds to work hard every day and prove themselves will be able to this arduous battle. It is a never ending race to finish line, and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any exam does not on the last day during your paper, your success is ensured with every morning that you put in work. The student must be aware of tough environment they are entering and preparing in order to improve their chances. देखो इस पैसेज का आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। कंपटीशन के बारे में इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, उनको किस किस प्रकार की अपनी स्ट्रैटेजीज को लाना चाहिए, वो सब बातें थी। तो पहले वाले सेंटेंस की तरफ आते हैं कि भैया आपका पहले नंबर वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा। तो कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर व्हाट, मतलब फॉर किसके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग देखो आपका एक तरीके से आपका एक पार्टिसिपल दर्शा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दर्शा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सेंटेंस के अंदर सबसे सटीक बैठता है कि आप इसको इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए उनकी पर्टिकुलर क्वालिटीज को आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्टिंग्विशिंग आता। इसके बाद है भाई आपका सेकंड नंबर, चलो हम यही देख लेते हैं, ठीक है। बट ओनली दोज हु कैन हु कैन डू देयर माइंड्स, क्या होता है भाई, ओनली दोज हु कैन डू व्हाट, आइए इस पर ओनली दोज हु कैन पुट देयर माइंड्स, ठीक है। पुट देयर माइंड्स आपका यहाँ पर आना चाहिए था, पुट देयर माइंड्स टू वर्क। पुट देयर माइंड्स टू वर्क मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा किसी को किसी स्थानीय स्थिति में रखना या फिर उसमें इन्वॉल्व करना। तो पुट देयर माइंड्स यहाँ पर होना चाहिए था। विल बी एबल टू व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा थर्ड वाले में, वो हमें देखना होगा कि अगर वो अपना माइंड सही जगह पर लगा देते हैं तो विल बी एबल टू डू व्हाट। आइए आप तीसरे वाले पर आइए। ओवरकम, ओवरलोड, ओवरपेड, ओवर जो, तो ओवरकम आएगा इसमें, क्योंकि वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसका जो पूरा का पूरा बैटल था जो उसने लड़ा है। तो यहाँ पर ओवरकम आपका आना चाहिए था थर्ड वाले ब्लैंक के अंदर। इसके बाद हम आते हैं आपके फोर्थ में कि द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट व्हाट। आइए जरा फोर्थ वाले पर कि एवरी एग्जाम क्या था, डज नॉट अवेक अराइज अराइव या फिर क्या था। तो इसमें अराइव ही आएगा ना, अराइव आएगा इसमें कि एवरी एग्जाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे, कि वो लास्ट दिन पर नहीं आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अराइव आना चाहिए था। और लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरनमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग व्हाट, एक बार आते हैं चौथे पांचवें पर, प्रिपेयरिंग रिलक्टेंटली कंसिक्वेंटली अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आएगा कि आप अपने एग्जाम को लेकर अकॉर्डिंगली जैसे तैयारी कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं आपको उस इम्प्रूवमेंट में या फिर आपके चांसेस सिलेक्शन के अंदर लेकर आता है। तो यार ये था, और डिस्कशन तो हमने किया ही है और अच्छा रहा। हमने इंग्लिश का डिस्कशन यहाँ पर किया है। टोटल देखो हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। किसी को कोई भी इशू रहा करे तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें अपने मित्रों के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।